नमस्कार सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। दोस्तों विद्यार्थियों, सीईटी का आज 7 जनवरी 2022 को एग्जाम था, जिसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसके जो साइंस में पूछे गए प्रश्न हैं, उन साइंस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। देखते हैं कौन कौन से सवाल फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछे गए हैं सीईटी के अंदर और क्या है उनके सही आंसर। तो देखिए, डिस्कस करते हैं प्रत्येक प्रश्न को। पहला प्रश्न साइंस का जो पूछा गया वो पूछा गया है आपको कि कॉलम 1 में दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम 2 में दिए गए उपयुक्त अनुप्रयोग से मिलान करने हैं। तो देखना, ये जो प्रश्न आपको पूछ रखा है ये है, ध्यान रखना, कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण वाला जो टॉपिक है उसमें से एनसीईआरटी में से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जिसमें आपको मिलान करना है। एक दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर, एक दे रखा है बेकिंग सोडा, एक दे रखा है वॉशिंग सोडा, एक दे रखा है कैल्शियम सोडा। देखना इनका मिलान कैसे करना है। आप केवल इनमें से एक का मिलान कर लीजिए, बाकी सब हो जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, अतः ये विरंजन करने में काम आता है। किसके करने में? विरंजनीकरण के लिए। तो आपको दे रखा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है विरंजनीकरण में। तो ए में होगा 3। बताओ ए में क्या आ जाएगा? 3। तो देखिए आप ऑप्शन में ए में 3 कौन से में है? आपने कहा गुरुजी ए में 3 एक तो पहले ऑप्शन में है और एक तीसरे ऑप्शन में है। इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो कट गए। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो कट गए, ये तो हो ही नहीं सकते। फिर आपसे कहेंगे गुरुजी और देखिए आगे, अब क्या देखना है? अब देखिए एक दे रखा है इसमें बेकिंग सोडा जो है, ये बेकिंग सोडे का किस में प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे गुरुजी बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है अम्लता को दूर करने में। बताओ किसके लिए? अम्लता को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, अतः एंटा एसिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखना ऑप्शन एंटा एसिड कहाँ दे रखा है? 4 में, अतः बी मिल जाएगा 4 से। बी किससे मिल जाएगा? 4 से। तो देखना अब बी में 4 कौन से में है? गुरुजी ए ऑप्शन में तो बी में 2 है, 4 है ही नहीं, तो ए ऑप्शन भी कट गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ और किसी को मिलाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सी। बताओ ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही एवं करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न है 108। 108 में जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है कि पूछा गया है डॉट 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 बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन आरंभ की अवस्था में यह सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, और वो वसा द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित। बताओ इनमें से कौन है? क्या वो थाइमस है? क्या वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है? क्या पेट्यूटरी ग्रंथि है? या पैराथायराइड ग्रंथि है? बताओ कौन सी ग्रंथि है? तो इसका सही एवं सटीक आंसर होगा वो है थाइमस ग्रंथि। बताओ कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि है, जो बच्चों में तो क्या होती है? अत्यंत विकसित होती है, बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे वयस्क अवस्था आती है तो यह धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? सिकुड़ने लग जाती है। तो इस 108 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थाइमस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 109 में क्या पूछा गया है? देखना कि यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? क्या आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं पढ़ा क्या? क्या आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है क्या? आप कहेंगे गुरुजी पढ़ा तो था, लेकिन एग्जाम में ध्यान कहाँ रहता है? अरे एग्जाम में ध्यान ही तो रखना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि जितनी भी ऊर्जा है वो क्या रहती है? संरक्षित रहती है। अर्थात ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा कभी नष्ट होती है। जितनी ऊर्जा है उतनी ही रहेगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है, ना तो कभी बढ़ सकती ना ही कभी कम हो सकती। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि ऊर्जा क्या रहेगी? स्थिर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका OTEC का अर्थ क्या है? OTEC का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही एवं सटीक आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या होता है बताओ? ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न आपका फिजिक्स से पूछा गया। बताओ कहाँ से पूछा गया है?
फिजिक्स से पूछा गया है। देखो कि ये प्रतिरोध है आपका जो कक्षा 10 है ना, कक्षा 10 का जो 12वां चैप्टर है विद्युत, उसमें से पूछा गया प्रश्न है कि दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध दे रखा है 12। इसने मतलब समांतर जो प्रतिरोध जोड़ते हैं पार्श्व क्रम में, उसका टोटल प्रतिरोध आपको दे रखा है कितना, 12 ओम। फिर कहता है कि एक शाखा का प्रतिरोध है 18 ओम, तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा। बताओ कितना इजी प्रश्न है, कितना इजी प्रश्न है। कैसे करेंगे गुरुजी, करते हैं। देखो ये कहता है, सुनना, कि दो इस प्रकार से तार जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में इस प्रकार से दो तार जुड़े हुए हैं। ये लो, ये कहता है इसमें जो विद्युत धारा जा रही है ना, बिल्कुल ये धारा है, ये दोनों भागों में बढ़ जाएगी, I1 और इधर हो जाएगी I2। उसने ये पार्श्व क्रम में दो आपको प्रतिरोध दे रखे हैं, और इन प्रतिरोधों का टोटल जो प्रतिरोध है वो दे रखा है 12 ओम। और उसने पहला जो R1 प्रतिरोध है, मान लीजिए R1 है, ये R2 प्रतिरोध हो गया, ये R1 उसने दे रखा है 18 ओम। तो पूछता है कि R2 कितना होगा। बताओ R2 कितना होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको कि कितना होगा। देखिए ये हमने कुछ सॉल्व करके आपको दे रखा है, इसमें देखिएगा कैसे है। हमने कहा तो इसमें क्या दे रखा है, सुनना, देखिएगा हमने कहा जब समांतर प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है क्या। बिल्कुल उसने दे रखा है प्रश्न में कि R बराबर है 12 ओम, अर्थात टोटल दे रखा है 12 ओम, और R1 दे रखा है कितना, 18 ओम। तो 18 ओम यहाँ पर रख दिया। R2 हमको ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। कैसे करेंगे, जब यहाँ से 1/R इधर आ गया, पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का हो गया, तो 1/12 माइनस 1/18 हो जाएगा, बराबर 1/R2 हो जाएगा। इधर फिर जाते हैं, देखिए कि 1/R, इसमें से 18 और 12 का आपने लघुत्तम ले लिया, कितना आता है 36। फिर 3 - 2 ऊपर आएगा, 3 में से 2 गया तो कितना बटा, 1/36। अतः 1/R2 जो आता है वो आएगा 1/36। लेकिन उसने क्या पूछा है, R2, तो इसका पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, R2 बराबर 36 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक एवं सही आंसर होगा वो होगा, बताओ कितना होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 ओम। बताओ कितना आ जाएगा, 36 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 36 ओम। तो आंसर लगा देंगे, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 36 ओम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्प विराम क्या दे रखा है, अल्प विराम के आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं। आपने कोमा आकार का जीवाणु पढ़ा है कभी, ऐसे कोमे जैसी आकृति का होता है, उसको कहते हैं विब्रियो। अतः हैजा जो रोग होता है, हैजा का रोग कारक कौन सा होता है, विब्रियो नामक जीवाणु। तो ये विब्रियो नामक जीवाणु जो होता है वो अल्प विराम की आकृति का होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें दे रखे हैं, देखना, एक तो दे रखी है मीथेन गैस, एक नाइट्रस ऑक्साइड, एक हेलोन्स दे रखे हैं, और पूछा है कि निम्न में से कौन समतापीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैंने कहा गुरुजी क्या मीथेन गैस ओजोन को हानि पहुंचाती है क्या। मैंने कहा नहीं, ये तो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। फिर आपसे कहा गुरुजी क्या नाइट्रस ऑक्साइड, वो आपने कहा नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हेलोन्स 3 पर दे रखा है, अतः हेलोजेंस होते हैं, क्या होते हैं, हेलोजेंस। आपने पढ़ा होगा ClCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये क्या है, हेलोन्स है। अर्थात हेलोन्स ही क्या करते हैं, बताओ, हेलोन्स ही क्या करते हैं, ओजोन क्षरण का कारण बनते हैं। CFC पढ़ा है, कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये भी क्या है, हेलोन्स है। तो ये हेलोन्स ही क्या करते हैं, ओजोन क्षरण का कारण बनते हैं। तो इसका आंसर ना तो मीथेन होगा ना नाइट्रस ऑक्साइड, आंसर होगा केवल 3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट एवं सही आंसर होगा, केवल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है, ये आज की इस परीक्षा में पूछा गया कि जैव विविधता से संबंधित सही कथन कौन सा है। देखना, ये है आपका जैव विविधता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 12 की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता से संबंधित, वहाँ से ये प्रश्न उठाया गया है। देखिएगा
ऑप्शन ए दे रखा है कि जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है। गलत है। उच्चतर अक्षांशों पर कैसे बढ़ सकती है गुरुजी? आप कहेंगे भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर बरसात ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तापांतर ज़्यादा होता है। तापांतर ज़्यादा होता है इसीलिए वर्षा ज़्यादा होती है। वर्षा ज़्यादा जहाँ पर होगी तो जीवों का निवास भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से वहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ जीवों की पाई जाती हैं, अर्थात भूमध्य रेखा पर जीव विविधता अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा कि जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। बाकी सभी क्या है? गलत हैं। बाकी सभी क्या है? गलत हैं। देखिए सी में क्या दे रखा है कि पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है। क्या कभी एक समान हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार डी है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। तो आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न जितने भी किए हैं आज जो सीईटी की परीक्षा में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए उनके सही जवाब आपको मिल चुके हैं और आप मिलान कर रहे होंगे। और आशा करता हूँ सबका सिलेक्शन होगा और अच्छे उज्जवल भविष्य के साथ में आप जुड़े रहेंगे हमारे ब्राइट फ्यूचर चैनल के साथ में। तो और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के माध्यम से नेक्स्ट जो शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे